प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला भेषज एवं सहकारी विकास समिति के पूर्व जिलाध्यक्ष, गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकुर रौथान, जिन्होंने छात्र नेता से अपनी राजनीतिक पारी शुरू की, जो कि अब रुद्रप्रयाग विधानसभा से कांग्रेस के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। लगातार रुद्रप्रयाग जिले में वह क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और आम जन के हितों के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को वह अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं और इस बार मुख्यमंत्री के लिए सटीक चेहरा बताते हैं। रुद्रप्रयाग जिले में अभी तक बीजेपी का बोलबाला रहा है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनावों में क्या हवा का रुख बदलेगा? क्या इस बार कांग्रेस अपना परचम लहराएगी? इन्हीं सब बातचीत के लिए देखिए हमारे साथ यह खास मुलाकात अंकुर रौथान के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा 2022 के चुनाव नजदीक है। ऐसे में इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है कांग्रेस युवा नेता और कांग्रेस सेवा दल के उपाध्यक्ष अंकुर रौथान। आइए कुछ बातचीत हम उनसे कर लेते हैं, क्या कुछ उनके इस बार मुद्दे रहेंगे और कितनी कुछ तैयारियां हैं इस बार चुनावों को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका समय साक्ष्य में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि युवा नेता से अब तक का सफ़र राजनीति में कैसा रहा और क्या कुछ रहा इस बार? देखिए, बहुत शानदार सफ़र रहा है अभी तक का। युवावस्था में ही कांग्रेस पार्टी में जुड़ना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर से मैंने अपने छात्र जीवन से छात्र राजनीति की शुरुआत की है। 2007 में मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था। उसके बाद NSUI में प्रदेश सचिव रहा। राहुल गांधी जी ने युवाओं को आगे आने के लिए यूथ कांग्रेस के चुनाव की प्रक्रिया पूरे देश में लागू की है, तो मैंने भी यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा और 2010 में रुद्रप्रयाग विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। उसी प्रक्रिया के तहत फिर 2013 में फिर चुनाव लड़ा, प्रदेश में प्रदेश सचिव निर्वाचित हुआ और मेरे कार्यों को देख करके पार्टी ने मेरा प्रमोशन किया और मुझे प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी दी। उसके बाद फिर जिला भेषज और सहकारी समिति का जनपद रुद्रप्रयाग का चुनाव निर्विरोध चुनाव जीता और आज प्रदेश सेवा दल में यंग ब्रिगेड का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। तो जो भी जिम्मेदारी मुझे मिली है उन पर मैं बखूबी काम करता आ रहा हूँ। युवा नेता से आप अभी तक राजनीतिक सफ़र में शुरुआत कर रहे हैं, ऐसे में अब आप रुद्रप्रयाग से तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको इस बार क्या कुछ ऐसी बात होगी कि पार्टी आप पर भरोसा जता के आपको टिकट दे? देखिए, दावेदारी तो 2017 में भी थी, लेकिन पार्टी का फैसला अंतिम होता है, नहीं मिल पाया टिकट और 2017 के बाद से ही कंटिन्यू हम लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। युवाओं के बीच, लोगों के बीच जाना, अपने कार्यों को करना और लोगों की मदद करना, चाहे लोगों की पेंशन लगवानी हो, चाहे क्षेत्रीय मुद्दे हों। आजकल जनपद रुद्रप्रयाग में जो है रेलवे का काम चल रहा है, तो वहाँ पे लोगों के लिए लड़ने की बात हो, उनके अधिकार दिलाने की बात हो, क्योंकि रेलवे में स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है और हमारे जनपद में कई जगह जो है पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, वहाँ पर लोगों के लिए, युवाओं के लिए नौकरी की बात की हो। तो तमाम जो मुद्दे हैं हमने ईमानदारी से जो है क्षेत्र की समस्याओं का लगातार करने के लिए लोगों के साथ, चाहे उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए हर दिन हर महीने पूरा प्रयास करते रहते हैं। हर बार मुद्दों की बात कही जाए तो रोजगार और पलायन जो एक बड़े मुद्दे यहाँ पे सामने आते हैं। हर बार चुनाव आते हैं, हर बार यही मुद्दे रहते हैं, लेकिन ये सिर्फ कहीं ना कहीं सिर्फ मुद्दे ही अब बन के रह गए हैं। कोई काम इन पर शायद नहीं होता दिख रहा है, क्योंकि आज भी जो एक बड़ी प्रॉब्लम इसे माना गया है, चाहे पलायन को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो। देखिए, रोज़गार की तो बहुत बड़ी समस्या इस समय हमारे प्रदेश में है। भारतीय जनता पार्टी ने जो है युवाओं के साथ बहुत बड़ा छलावा किया है। अभी तक जो है पद नहीं आए थे, अब जो है वो पद निकाल रहे हैं, वो भी 400-400, 500-500 की संख्या में। इससे पूर्ववर्ती जो हमारी सरकार थी, माननीय हरीश रावत जी ने इस प्रदेश में हज़ारों युवाओं को रोज़गार दिया है। वैसे भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है, इसलिए युवा जो है पलायन कर रहा है। बेरोज़गारी की वजह से उन पे भी जो है कोरोना की मार पड़ी है, वो अपने घर आ चुके हैं। वहाँ पर बहुत मायूस हैं लोग। सरकार ने उनको कहा कि हम आपको जो है रोज़गार देंगे, आपके लिए जो है उद्योगों की बात करेंगे, आपको लोन देंगे छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के लिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है और ना ही सरकार अपनी बातचीत पूरी कर पा रही है। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। युवा आज मायूस है। आप खुद ही देख लीजिए,
पेट्रोल डीजल कहाँ रेट पहुंच गए हैं। 100 लीटर डीजल होने वाला है, पेट्रोल 107-8 रुपये पे पहुंच चुका है। खाने के तेल के आप भाव देख लीजिए, 200 से ऊपर जो है खाने का तेल मिल रहा है। बहुत महंगाई है। हम बात करेंगे रुद्रप्रयाग में इस समय बीजेपी के विधायक हैं और वह अपने जो है विकास कार्य गिनाते हैं। आप किस दृष्टि से देखते हैं उनके द्वारा किए गए उन विकास कार्य को, कि क्या सच में वहाँ पे काम हो रहा है? देखिए, रुद्रप्रयाग जनपद की बहुत बुरी स्थिति है। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। हमारे परसों ही जो है केंद्र सरकार ने ये घोषणा की कि हम जो है बजट का 1 रुपया भी जो है सैनिक स्कूल के लिए नहीं देंगे। आप खुद ही सोचिए, लोगों ने अपनी भूमि जो है 1300 नाली भूमि जो है दान कर दी, निःशुल्क दान की है कि यहाँ पे सैनिक स्कूल बने। और केंद्र सरकार का एक ऐसा कदम जो उन्होंने कहा कि हम कोई भी रुपया जो है सैनिक स्कूल के लिए नहीं देंगे, राज्य सरकार अपने संसाधनों से अगर करना चाहती है तो करे। दूसरे में आप देख लीजिए, हमारे विधानसभा में हर रोज़ लोग धरने पे बैठ रहे हैं। मैंने तो आज तक जो है, हमने हमेशा वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक देखे जब से भी हमने होश संभाली है। लेकिन बीच में एक बार जो है कांग्रेसियों ने मिलजुल करके 2012 में, कांग्रेस प्रत्याशी थे उस टाइम डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, उनके लिए काम किया, उनको चुनाव जितवाया। उससे पहले भी और उसके बाद भी जो है भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे विधायक हैं। बहुत बुरी स्थिति वहाँ पे है। आप उन्हीं के क्षेत्र में देख लीजिए, वहाँ पर रेलवे काम कर रहा है। नगरासू में जो है लोग पानी के लिए बहुत ही तरस रहे हैं। उनके होम टाउन में रेलवे का वहाँ पे काम है। रेलवे ने वहाँ पे उनकी जो पाइपलाइन थी वो क्षतिग्रस्त कर दी। 4 करोड़ रुपया जो है रेलवे ने वेलफेयर के लिए उन लोगों को दिया है। वो पैसा डीएम के यहाँ डंप पड़ा हुआ है। चौधरी जी वहाँ पे विधायक हैं, वो कोई मदद अपने क्षेत्रवासियों की नहीं कर पा रहे हैं। उन्हीं के क्षेत्र में एक महिला प्रधान हैं, उनके होम टाउन में जो है, जहाँ उनका मूल गाँव है, उसी इलाके में जसोली एक गाँव है, वहाँ पर जो है वहाँ की ग्राम प्रधान महिला युवा प्रधान है, वो खुद ही अपने लोगों के साथ मिल कर के श्रमदान करके रोड कटवा रही हैं। हमारे जो है इससे पहले पिछले महीने मयाली एक जगह है, मयाली से और जो है बदानी तक हॉट मिक्स रोड की बात करने के लिए लोगों ने वहाँ पे धरने प्रदर्शन किए। 9-10 दिन तक लोग भूख हड़ताल पे बैठे। वहाँ से आगे जो है एक हमारे 5-6 गांव हैं, उनको जोड़ने के लिए सड़क की बात वो कर रहे हैं, छेनागाड़ होते हुए लोग गुप्तकाशी जाएं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। लोग अपनी मांगों के लिए धरने पे बैठ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व जो है डीलरों ने पूरे ज़िले में जो है कलेक्ट्रेट में जो है धरना प्रदर्शन किया, डीएम कार्यालय के वहाँ पे सारे गांव के जो है ग्राम डीलर अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आप खुद ही देख रहे हैं सड़कों पर हैं, डीएलएड वाले सड़कों पे थे, उपनल वाले सड़कों पे हैं। तो बहुत बुरी स्थिति इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। विधायकों की बात आपने करी कि हमेशा से वहाँ पे बीजेपी का बोलबाला रहा है, लेकिन हरक सिंह रावत वहाँ पे थे कांग्रेस के। लेकिन अब अभी की राजनीति में देखें तो हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच में जो तानातानी का खेल चल रहा है, वह काफ़ी, उससे जो है बाजार गर्म रहता है, हमेशा चर्चाओं में रहता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि हरक सिंह और हरीश रावत के बीच इतनी नोकझोंक? देखिए, हरक सिंह रावत जी के साथी यशपाल आर्य जी वरिष्ठ नेता और उनके पुत्र नैनीताल से विधायक संजीव आर्य जी कांग्रेस में आ चुके हैं। उन्होंने सोचा कि कांग्रेस पार्टी की बहुत मजबूत स्थिति में है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो इसलिए उन्होंने जो फैसला लिया उनका स्वागत योग्य फैसला है। क्योंकि यशपाल आर्य जी ने जब 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस समय जो है कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया था, भारतीय जनता पार्टी में वो सम्मिलित हुए। लेकिन हरक सिंह रावत जी और उनके साथ जो 8 विधायक और गए थे, उन्होंने जो है 18 मार्च को 2016 में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी छोड़ करके कांग्रेस के साथ दगाबाजी करके कांग्रेस की सरकार गिराने का एक प्रयास किया था। उसी से वो आज हरीश रावत से जो है खफा हैं। वो हरीश रावत जी खुले तौर पे कह रहे हैं कि आज कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी को इतनी मजबूत स्थिति में ला दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के विधायक आज कांग्रेस पार्टी में आना चाह रहे हैं। तो हरीश रावत जी ने इसका श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया है। और हरीश रावत जी कह रहे हैं कि जिन कार्यकर्ताओं की बदौलत आज कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत हुई है कि वो लोग जो है कांग्रेस में आना चाह रहे हैं। तो हरीश रावत जी ने कहा है कि कार्यकर्ता अगर चाहेगा बागियों को वापस आना है, अगर वो उनका स्वागत करेगा, तो हरीश रावत जी इसमें पीछे नहीं है। लेकिन हरक सिंह रावत जो बयानबाजी कर रहे हैं, हरीश रावत जी के लिए कह रहे हैं कि वो 2 जगह से चुनाव हार गए हैं। देखिए, आप भी जानते हैं राजनीति में हार और जीत का खेल तो चलता रहता है। हरीश रावत जी ने बहुत ही युवा अवस्था में, आज देश में जो है मुरली मनोहर जोशी जी हैं, मानव संसाधन मंत्री रहे थे अटल बिहारी सरकार में, उनको 2 बार जो है पराजित किया था लोकसभा में। हरीश रावत जी ने अपने जीवन की शुरुआत लोकसभा के 1980 के चुनाव में जीत दर्ज के की थी। वहीं हरक सिंह रावत जी ने अपने चुनाव की शुरुआत हार के साथ शुरू की थी 1989 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। तो हार जीत का खेल तो चलता रहता है।
वो कह रहे हैं हरीश रावत जी हार गए। देखो, जो लड़ेगा वही तो हारेगा, वही जीतेगा। उसके बाद हरीश रावत जी आज भी तमाम न्यूज़ चैनलों के माध्यम से हम देख रहे हैं, तमाम स्वतंत्र एजेंसियों के सर्वे के द्वारा हम देख रहे हैं कि आज हरीश रावत जो है 37% जनता की पहली पसंद बने हुए हैं कि उत्तराखंड के सीएम के रूप में हरीश रावत जी को होना चाहिए। वहीं हरक सिंह जी की मैं बात करूं तो हरक सिंह जी ने 2 विधानसभा के चुनाव हारे, 2 लोकसभा के चुनाव हारे, तो हार जीत का खेल तो चलता रहता है। और हरीश रावत जी की तरफ से जो है बागियों को स्पष्ट कहना है कि अगर माफ़ी मांगेंगे तो आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हरक सिंह रावत जी को लग रहा है कि हरीश रावत जी के होते हुए कांग्रेस पार्टी में उनकी वापसी नहीं हो सकती है, इसलिए वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। दल बदल की बात हम करें तो चुनाव आते आते बीजेपी से कांग्रेस या कांग्रेस से बीजेपी में नेताओं का आना जाना शुरू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका जो सारा इफेक्ट हम माने तो कार्यकर्ताओं पे पड़ता है, कहीं ना कहीं उनके मनोबल जो है उस पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। इसको कैसे देखेंगे आप? देखिए, कार्यकर्ताओं पे इसका बहुत ही गंभीर जो है असर पड़ता है, क्योंकि कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, रात दिन पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं, और जब उनको जो है कुछ मिलने की संभावना रहती है, फिर इस समय जो है बागी वापस आने की जो चेष्टा कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनको फ़र्क पड़ेगा। तमाम सी जो है कई विधानसभा ऐसी हैं जहां से कांग्रेस के विधायक उस टाइम छोड़ के चले गए थे, वहां दूसरे लोग जो है दावेदारी कर रहे हैं, दूसरे लोग मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन पर फ़र्क तो पड़ेगा ही। हरीश रावत जी की हम यहाँ पे बात करें तो अभी कुछ ही देर पहले जो है उन्हें पंजाब की पदभार से जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। अब पूरा ध्यान जो उनका उत्तराखंड के चुनावों पर होने वाला है। क्या लगता है आपको, जो पूरा ध्यान अब केंद्रित उत्तराखंड के चुनावों पे होगा, इसका कितना फ़ायदा होगा? देखिए, हरीश रावत जी कई दिनों से हाईकमान से ये आग्रह कर रहे थे कि मैं पंजाब की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूं, क्योंकि उत्तराखंड को इस समय हरीश रावत जी की ज़रूरत है। तो पार्टी ने भी विचार मंथन किया। पार्टी नहीं चाहती थी कि पंजाब से हरीश रावत जी को छोड़ा जाए, लेकिन दोनों राज्यों में एक साथ चुनाव हैं। 2022 में दोनों जगह चुनाव हैं, 5 राज्यों के साथ उत्तराखंड और पंजाब में भी चुनाव हैं। लेकिन मैं पार्टी का स्वागत करता हूं, स्वागत योग्य ये फैसला है कि उन्होंने हरीश रावत जी को पंजाब के प्रभारी से मुक्त कर दिया है, और सारा ध्यान अब हरीश रावत जी उत्तराखंड में लगाएंगे। और पार्टी का ये भी स्वागत योग्य है कि CWC के मेंबर वो बने रहेंगे, जो एक स्वागत योग्य कदम है पार्टी का। निश्चित रूप से हरीश रावत जी का अब पूरा ध्यान यहीं उत्तराखंड में होगा। पार्टी ने पहले भी उनको चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी थी, उसी से ही कांग्रेस में जो है लोग जुड़ रहे थे और कांग्रेस का ग्राफ काफ़ी बढ़ रहा था। और आज जब पंजाब से उनको मुक्त कर दिया गया है, तो निश्चित रूप से अब उत्तराखंड का हर जनमानस यही चाहेगा कि जल्द से जल्द हरीश रावत जी को जो है मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भी उनकी नाम की घोषणा हो, तो कांग्रेस मजबूती के साथ 2022 में सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत के साथ। हम बात करें यहाँ पे, आप एक युवा नेता के तौर पर कार्यरत है, और ऐसे में बात करें जो राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं उन पर युवाओं को कितना भरोसा होना चाहिए, क्योंकि आगे राजनीति में जो है कहीं ना कहीं अभी भी जो है पुराने कार्यकर्ता, पुराने नेताओं पर ही भरोसा जताया जा रहा है। युवाओं को कितना मौका दिया जाएगा इस पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी भी युवाओं को मौका देती है। 2012 के चुनाव में है जो है कांग्रेस पार्टी ने 6 युवाओं को जो है मौका दिया था, उसमें से 2 लोग जो है चुनाव जीत के गए थे। और हरीश धामी जी हमारे उस समय युवा कांग्रेस के विधानसभा के अध्यक्ष थे धारचूला से, आज वो दूसरी बार के विधायक हैं। 2012 में ललित फरसवान जी युवा कांग्रेस से थे, वो जो है उस समय विधायक बने थे कपकोट से। तो निश्चित रूप से पार्टी 2022 के चुनाव में भी युवाओं को ज़रूर मौका देगी, जैसा हमें लग रहा है, क्योंकि युवाओं की तादाद बहुत अधिक है हमारे देश में, और लगभग 60% की आबादी युवाओं की है। तो निश्चित रूप से युवाओं की भागीदारी कांग्रेस पार्टी में 2022 के चुनाव में देखने को मिलेगी। बीजेपी की बात करें तो युवा मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी को उन्होंने फ्रंट लाइन पर खड़ा किया है। उन्हीं के चेहरे पर वह आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। कितना इफेक्ट आप मानते हैं कि एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें? देखिए, बीजेपी का जो फैसला है निश्चित रूप से स्वागत योग्य है कि पुष्कर सिंह धामी जी को उन्होंने जो है जिम्मेदारी दी है, लेकिन हरीश रावत जी से उनका मुकाबला है। हरीश रावत जी बहुत अनुभवी नेता हैं और पूरे देश में उनके प्रशंसकों की संख्या करोड़ों में है। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के जनमानस जानता है कि हरीश रावत जी का अनुभव उत्तराखंड के काम अगर आना है, तो निश्चित रूप से हरीश रावत जी को जो है 2022 में मुख्यमंत्री बनाना है। और 2022 में अगर हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बन के आते हैं, तो आज जो बेरोज़गार जो है रोज़गार की तलाश देख रहे हैं, जो हमारे आंगनवाड़ी की कार्यकर्तियाँ जो देख रही हैं हमारी तनख्वाह बढ़े, हमारे जो है युवा बेरोज़गार जो DLED वाले हैं, जो
बीटीसी वाले थे, सब लोग चाह रहे हैं कि हमारे जल्द से जल्द जो है हमें रोज़गार मिले। आप देखिए राशन डीलर चाह रहे हैं कि हमें मानदेय मिले, हम काम करते हैं अपनी जान जोखिम में डाल करके, वो पूरे जो है ट्रक में राशन ले जाते हैं। वो चाह रहे हैं हमारा जो है बीमा हो, हमें जो है ऑनलाइन काम करने के लिए इंटरनेट की सुविधा मिले, हमें जो है गाड़ियों में जो सामान वो ले जाते हैं उसका किराया मिले, जहां उनका गोदाम रहता है, जहां उनकी दुकान चलती है उसका उनको किराया मिले। तो निश्चित रूप से आज प्रदेश में हर वर्ग चाह रहा है कि कांग्रेस की सरकार आए, और कांग्रेस की सरकार जब आएगी तो निश्चित रूप से प्रदेश का हर युवा, हर वर्ग जो है अपने आप को खुश महसूस करेगा कि कांग्रेस पार्टी जैसे विकास करते आई है, जैसे रोज़गार देते आई है। निश्चित रूप से 2022 में जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सभी वर्गों के लोगों को जो है खुशी होगी, सबको रोज़गार मिलेगा, सबको जो है काम मिलेगा। आप बात करें कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें अगर हरीश रावत जो है मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए, लेकिन अभी जो है कांग्रेस ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। क्या लगता है आपको कि अंदर ही जो कई गुटबाजियों की बातें सामने आती है कांग्रेस से, क्या इस पर कोई इस बात का प्रभाव है? नहीं, इसमें कोई दबाव नहीं है। जो हरीश रावत जी को पंजाब से मुक्त किया गया है, मुझे तो लग रहा है कि इसीलिए हरीश रावत जी को वहाँ से छोड़ा गया है कि वो जो है उत्तराखंड पे पूरा फोकस कर सकें और सरकार बनाए 2022 में। तो निश्चित रूप से जब पंजाब से उनको पदभार मुक्त कर दिया गया है, अब उत्तराखंड पे उनका पूरा ध्यान होगा। पार्टी जानती है हरीश रावत जी इस प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, जिन्होंने जो है 2002 में जो है अध्यक्ष के रूप में जो है उत्तराखंड में कांग्रेस को लाने में बहुत काम किया था। एनडी तिवारी जी की उस टाइम सरकार बनी थी, और आज जो है हरीश रावत जी भी पूरे प्रदेश में सबसे मजबूत नेता हैं, सबसे अनुभवी नेता हैं। तो पार्टी का जो फैसला है वो यही है कि हरीश रावत जी को फिर से कमान दी जाएगी, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाएगा। बात करें उत्तराखंड की तो हमेशा से यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस का बोलबाला रहा है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। कितना आप इसको मानते हैं, चुनौती के रूप में देखते हैं किसी और रूप में, कि आम आदमी पार्टी जो है कितनी कारगर साबित होगी उत्तराखंड में? देखिए, आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार यहाँ पे नहीं है। दिल्ली की बात अलग है, दिल्ली में उन्होंने जो घोषणाएं की हैं वही लोग रो रहे हैं कि जो है फ्री बिजली की बात की, रोज़गार की बात की, 300 यूनिट यहाँ पे अब उन्होंने बात कर दी, हम 300 यूनिट फ्री देंगे, इतना रोज़गार देंगे, इतना जो है बेरोज़गारी भत्ता देंगे। कहाँ से देंगे? ये तो सिर्फ बेरोज़गारों को जो है ठगने की वो बात कर रहे हैं। यहाँ पे आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, कोई उनका वोट प्रतिशत यहाँ पे नहीं बनेगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में मुकाबला होगा। अल्टरनेट जैसा होता है, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की सरकार यहाँ पे जनता ने बनाई है, इस बार जनता कांग्रेस को मौका देने जा रही है। आप तमाम न्यूज़ चैनलों में देखिए, आप तमाम सर्वे देख लीजिए, हरीश रावत जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनने जा रही है। चलिए, कार्यक्रम के अंत की ओर हम हैं, और आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि 2022 के चुनाव नज़दीक है, ऐसे में जनता से क्या आप अपील करना चाहेंगे आगामी चुनावों को? क्योंकि देखा जाए तो जब भी चुनाव आते हैं घोषणाएं होती है, लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म होते हैं घोषणाएं हो जाती है, लेकिन उनका कोई पता नहीं होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो जनता है अपने आप को ठगा सा कहीं महसूस करती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जनता से? मैं उत्तराखंड की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि आगामी 2022 के चुनाव में आप लोग जो है कांग्रेस की सरकार लाने का काम करें, क्योंकि हरीश रावत जी ने इस प्रदेश को बहुत आगे ले जाने का काम किया है। आप देखिए, उन्होंने जो है एक ज़मीन से उठ कर के देश की राजनीति तक जो है उन्होंने अपनी भागीदारी की है। प्रधान से उठकर केंद्रीय मंत्री तक वो पद संभाल चुके हैं और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने घरेलू उत्पादों की बात की, कोदा झंगोरा की उन्होंने बात की, उनको अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार तक उन्होंने पहुंचाने का काम किया। गरीबों के लिए इंदिरा अम्मा भोजनालय की उन्होंने बात की थी, गाय गंगा की उन्होंने बात की थी। आप देखिए, युवाओं को बेरोज़गार दिया। पीसीएस की परीक्षा तब से यहाँ पे उत्तराखंड में नहीं हो पाई हैं। हर युवा चाह रहा है कि जल्द से जल्द हमारी जो है पीसीएस की परीक्षा हो उत्तराखंड में। और आज हरीश रावत जी इस प्रदेश में सबसे अनुभवी नेता हैं, तो निश्चित रूप से सारे लोग चाह रहे होंगे कि हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी का हरीश रावत जी से कोई मुकाबला नहीं है। उत्तराखंड की जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक गांव के बेटे को जो है फिर से जो है मुख्यमंत्री बनाएंगे। इन्हीं उम्मीदों और इन्हीं आशाओं के साथ मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि एक बार ज़रूर कांग्रेस की सरकार लाएँ और हर वर्ग को खुशी मिलेगी 2022 में। हरीश रावत के करीबी आप माने जाते हैं, इस परिप्रेक्ष्य पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हरीश रावत जी इस प्रदेश के नहीं, इस देश के बहुत बड़े नेता हैं। उनके प्रशंसकों की संख्या करोड़ों में है। और अगर लोग मुझे कहते हैं कि मैं हरीश रावत जी का करीबी हूँ, हरीश रावत जी के लिए आम कार्यकर्ता, कांग्रेस का हर पदाधिकारी, कांग्रेस का हर नेता बराबर है।
लेकिन अगर फिर भी आप लोग या जनता में इस तरीक़ा का कुछ मैसेज है कि मैं हरीश रावत जी का करीबी हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं हरीश रावत जी की टीम का सिपाही हूँ। आगामी विधानसभा चुनावों में क्या कुछ रहेगा कि पार्टी जो है आप पर विश्वास जताकर आपको रुद्रप्रयाग के लिए टिकट दे और विधानसभा चुनावों में आप लड़े रुद्रप्रयाग से? देखिए, पार्टी अगर मुझे टिकट देगी तो निश्चित रूप से रुद्रप्रयाग विधानसभा में जो है कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। युवाओं का पूरा भरोसा मुझ पे है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ है, माताओं बहनों का आशीर्वाद है। निश्चित रूप से आज पूरे रुद्रप्रयाग के लगभग हर गांव में मैं घूम चुका हूं और सभी लोगों का बहुत ही प्यार और स्नेह मिल रहा है। पार्टी अगर टिकट देगी तो रुद्रप्रयाग की झोली में कांग्रेस की सीट जाएगी। और जो काम छूटे हुए हैं, हमारे यहाँ बहुत से काम हैं जो अधर में लटके हुए हैं। हमारे यहाँ चिरबटिया में जो है कृषि महाविद्यालय है, वहाँ पे क्लास नहीं चल रही हैं, कक्षाओं के संचालन नहीं हो पा रहा है। हमारे बच्चे जो है रानी चौरी टिहरी में पढ़ने के लिए जाते हैं। ITI जो है चिरबटिया में बंद हो चुका है। हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की नर्सिंग कॉलेज का एक पत्थर तक नहीं रखा गया। बजट में 1 रुपये कभी वहाँ पे नहीं दिया गया है। सैनिक स्कूल में देखो काम अधर में लटका हुआ है, केंद्र सरकार ने कह दिया हम कोई पैसा नहीं देंगे। रेलवे में जो है हमारे युवा प्रत्येक दिन धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रभावितों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। तो लड़ेंगे, युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे, क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहेंगे। रुद्रप्रयाग को एक पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का काम करेंगे। हमारे यहाँ 4 धाम तो है ही पूरे प्रदेश में, रुद्रप्रयाग में तो आपका जो है केदारनाथ है, तुंगनाथ है, मधमेश्वर जी हैं और कार्तिक स्वामी जी हैं। ये तो डेवलप हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि क्रीड़ा कौशल के रूप में भी वहाँ पे जो है कुछ काम हो। वैसे तो हर क्षेत्र में समस्याएं काफ़ी होती हैं, लेकिन आपकी दृष्टि से रुद्रप्रयाग के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है इस समय? रुद्रप्रयाग में जो है सबसे बड़ी जो समस्या है स्वास्थ्य की है। जिला अस्पताल के बहुत बुरे हालात वहाँ पे हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर वहाँ पे नहीं हैं, डॉक्टरों की जो है बहुत कमी है। हमारे यहाँ पे जो है सर्जन नहीं है, से ऑर्थो में 1 डॉक्टर हैं, निश्चितक नहीं है, आपके जो है प्रसूति विभाग में कोई नहीं है, तो बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद दूसरी जो समस्या है पानी की है। हमारे यहाँ पे भड़दार एक क्षेत्र है, वहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है। सुमाड़ी में आप देख लो, इतनी आगे से जो है नदी बह रही है, लेकिन वहाँ पे पानी की कोई सुविधा नहीं है। पेयजल पंपिंग योजना के माध्यम से जो है नदी का पानी जो है गाँव तक पहुँचाने का काम करेंगे। पर्यटन हब के रूप में जो है हम चाहते हैं कि हमारे टिहरी झील का लोग आनंद लेते हुए वहाँ से बदानी ताल होते हुए अगर हमारी छेनागाड़ जो रोड मिल जाती है वहाँ से लोग जाएंगे, उसको मैं काम पूरा करने का प्रयास करूँगा। केदारनाथ जाएंगे, केदारनाथ से जो है ऊखीमठ होते हुए तुंगनाथ देख के जो है लोग जो है बद्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। तो क्षेत्र में ऐसे कई काम हैं जो अभी अधर में लटके हुए हैं। निश्चित रूप से अगर पार्टी मुझे टिकट देती है और मैं विधायक बन के रुद्रप्रयाग से जाऊँगा तो रुद्रप्रयाग की हर छोटी मोटी समस्याओं को हर किसी के काम करने के मैं प्रयास करूंगा। और निश्चित रूप से जो मेरी एक सोच है कि रुद्रप्रयाग में हम चाहते हैं कि जैसे टिहरी झील है उसी की तरह हमारे जो छोटे छोटे जो हमारे यहाँ पे स्थल हैं, चाहे हमारे अगस्तमुनि में है, वहाँ पे सिंगोली भटवाड़ी परियोजना एक चल रही है, वहाँ पे भी जो पानी इकट्ठा होता है छोटे छोटे बच्चों को खेलने के लिए वहाँ पे बोटिंग का जो काम करेंगे। दूसरे में मेरी जो बात हुई है अपने साथियों से, जो हमारे क्षेत्र में लोग काम करना चाहते हैं, राफ्टिंग की बात वहाँ पे होगी। और दूसरे में जो है केदारनाथ जो लोग पैदल जा रहे हैं, वहाँ पे आपने देखा कोरोना में कितनी समस्या लोगों को भी, होटल व्यवसाय ठप पड़ा हुआ था। और आज मैं देख रहा हूँ कि मुझे ही स्वयं जो है फ़ोन आया बैंक से, जो बीच में कोरोना के टाइम पे सरकार ने कहा था कि जब तक आप जो है कोरोना पीरियड में हैं आपको 6 महीने के लिए जो है ब्याज पे लोन नहीं, जो लोन हमने लिया था उस पे ब्याज नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्होंने उस पे जो है ब्याज लगाना शुरू कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और हम अगर विधायक बन के जाएंगे तो निश्चित रूप से जो भी बातें मैंने आपसे कही उन पे अमल लाया जाएगा। देखा जाए तो उत्तराखंड को बने लगभग 20 वर्ष से अधिक हो चुके हैं और ऐसे में अभी भी जो समस्या है वह पलायन और स्वास्थ्य एक गंभीर चिंतन का विषय यहाँ पर है। इसको लेकर इसके परिप्रेक्ष्य में क्या कहेंगे कि आज भी जो है इतना समय हो गया राज्य बने लेकिन इस पर जो है अभी भी कोई सुध नहीं है? देखिए, स्वास्थ्य की जो समस्या थी उसके समाधान के लिए हरीश रावत जी ने बहुत प्रयास किए हैं। हरीश रावत जी की सरकार ने पहले जो डॉक्टर होते थे हमारे, जो MBBS करके जाते थे, वो जो है बॉन्ड भरते थे 5 लाख रुपए का, और वो 5 लाख रुपए दे करके पहाड़ों से
वापस आ जाते थे कि 5 लाख का बॉन्ड होता था। लेकिन हरीश रावत जी ने जो है 50 लाख का बॉन्ड किया कि अगर कोई जो है नौकरी वहाँ पहाड़ों से छोड़ेगा तो उसको 50 लाख रुपए पहले जमा करने होंगे। तो ये हर कोई नहीं कर पा रहा है, इसलिए आज जो है थोड़ा बहुत जो पहाड़ों में डॉक्टर जा रहे हैं वो हरीश रावत जी की सबसे बढ़िया जो स्कीम थी कि अगर आप जो है पहले 50 लाख दोगे तो कोई भी डॉक्टर 50 लाख देने में अब हिचकिचा रहा है, इसलिए अब पहाड़ों की ओर डॉक्टरों ने रुख करना शुरू कर दिया है। दूसरी जो बात है, रुद्रप्रयाग में जो है सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारे 2 CSC सेंटर हमारी विधानसभा में हैं, अगस्तमुनि में लोग आते हैं और जखोली में है, वहाँ पे जो है अल्ट्रासाउंड जो है नहीं हो पा रहा है, एक्सरे जो है ख़राब पड़ी हुई हैं मशीनें। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य और सड़क और पानी की बहुत गंभीर समस्याएं हमारे क्षेत्रों में हैं। प्रसूति के लिए जो महिलाएं आती हैं, कोई तो रास्ते में दम तोड़ देती हैं, कोई एम्बुलेंस में जो है बच्चे को जन्म देती हैं। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी, अगर हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो निश्चित रूप से जो है जनता को राहत मिलेगी इससे, और कांग्रेस पार्टी पे लोगों को भरोसा करना होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लोगों ने देखा है। आप देख लीजिए, कांग्रेस जब थी तो 400-450 का सिलेंडर मिलता था, आज 1000 रुपये सिलेंडर पहुंच गया है। तो जनता बहुत परेशान है, जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। निश्चित रूप से 2022 में परिवर्तन होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी और हरीश रावत जी दोबारा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय साक्ष्य में समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। ये थे हमारे साथ कांग्रेस युवा नेता और कांग्रेस सेवा दल के उपाध्यक्ष अंकुर रौथान, जिनका कहना है कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के रूप में हरीश रावत जी को ही जनता को चुनना चाहिए। तो अब आगामी विधानसभा चुनावों में जनता का क्या फैसला होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो अन्य जानकारियों के लिए भी देखते रहे समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत अपने सहयोगी राजेश के साथ।